जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या है और ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। क्या बिना एटमॉस्फेयर के भी लाइफ पॉसिबल है? तो इन सब के आंसर्स हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन देखेंगे कि क्या कहती है डेफिनेशन इसकी। तो कहता है कि एटमॉस्फेयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेज, यानी एटमॉस्फेयर क्या है? गैसेज का एक मिक्सचर है। एंड सराउंड द होल अर्थ एज एनवेलप, और पूरी अर्थ को एनवेलप यानी लिफाफे की तरह कवर किए होते हैं। यानी वायुमंडल गैसों का मिश्रण है और हमारी पृथ्वी को एक लिफाफे की तरह पूरी तरह से कवर किए रहती है। जिसे इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं, ये हमारी अर्थ है और ये छोटे छोटे यानी एयर पार्टिकल, गैस, डस्ट, यही सब चारों ओर से हमारी अर्थ को सराउंड किए हुए हैं और पूरी अर्थ को घेरे हुए हैं। तो यही गैसेज हैं वही सब कंप्लीट मिला के एटमॉस्फेयर बनाते हैं। और ये अर्थ से लगा हुआ कैसे? तो अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये अर्थ के चारों ओर अटैच है। यानी अर्थ का गुरुत्वाकर्षण बल इसको अपनी तरफ खींचता है, इसीलिए चारों ओर अटैच है। ये धरती के ऊपर रुका हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल का संघटक। यानी वायुमंडल किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो हमारा एटमॉस्फेयर गैसेस से मिलकर बना हुआ है, वाटर वेपर यानी भाप या वाष्प से बना हुआ है, डस्ट पार्टिकल्स और एशेज राख से भी बना हुआ। यानी ये चारों चीज़ मिल के ये हमारे अर्थ को सराउंड किए हुए हैं और इन्हीं को कलेक्टिवली एटमॉस्फेयर बोला जाता है। गैसेज में कौन कौन सी गैसेज हैं? तो नाइट्रोजन, जो कि सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो नाइट्रोजन लगभग 78% और ऑक्सीजन लगभग 21% पाई जाती है। और बाकी के 1% में बाकी जो गैसेस बच गई हैं वो सब पाई जाती हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। यानी बाकी जितनी भी गैसेस हैं वो 1% में बची हैं। और मेन दो गैसेस हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यानी एटमॉस्फेयर में ही ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन से ही सांस लेते हैं। यानी ऑक्सीजन सांस में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। फिर दूसरा कंपोजिशन है वाटर वेपर यानी जल वाष्प का। तो वाटर वेपर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर का। अच्छा, वाटर वेपर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे ये कोहरा के फॉर्म में हो सकता है, पाला जो गिरता है उसके फॉर्म में हो सकता है, और ओले जो गिरते हैं उसके फॉर्म में हो सकता है। और वाटर वेपर है क्या? ये तो पानी का गैसीय रूप ही है। यानी जब पानी गर्म होकर भाप बनता है तब ये वाटर वेपर कहलाता है। तो वाटर वेपर भी हमारे वायुमंडल का एक इम्पॉर्टेंट कंपोजिशन है। फिर तीसरा है डस्ट पार्टिकल यानी धूल के कण। तो धूल के कण भी वायुमंडल में पाए जाते हैं। और चौथी है एशेज यानी राख के कण भी पाए जाते हैं, जिनमें कुछ प्रमुख से एरोसॉल्स होते हैं। तो धुआं और कालिक ये सब मिलके एशेज बनाते हैं। तो हमारा एटमॉस्फेयर गैसेस से मिलके बना है, वाटर वेपर से मिलके बना है, डस्ट पार्टिकल से मिलके बना है और एशेज यानी राख से मिलके बना हुआ है। और ये है क्या? ये गैस या इन सब के मिश्रण की एक परत है जो हमारे अर्थ को ऊपर से कवर किए हुए है। फिर आगे बढ़ते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा है, यानी वायुमंडल की संरचना को हम लोग आगे देखेंगे। तो वायुमंडल में कुछ परतें पाई जाती हैं, यानी हमारा एटमॉस्फेयर लेयर्ड स्ट्रक्चर में पाया जाता है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसी ही 5 लेयर हैं जो कि अलग अलग प्रॉपर्टीज रखती हैं या इनका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसीलिए इनको अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो इनको भी हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। और ये जो लेयर है ये नीचे से ऊपर के फॉर्म में है, यानी जैसे ये अर्थ है तो ये नीचे, सबसे नीचे वाली लेयर, फिर ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, ऐसा करते हुए। तो सबसे निचली या सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर, जो कि 0 किलोमीटर से यानी अर्थ सरफेस से शुरू हो जाती है और 6 से 8 किलोमीटर तक पोल्स पे या 16 से 18 किलोमीटर इक्वेटर तक फैली है। अच्छा, ये इतना डेविएशन क्यों होता है? ये अंतर इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण बल भी लगाती है और यहाँ से जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो अलग अलग डिस्टेंस पर ले जाई जाती है। हम लोग कन्वेक्शनल करंट पढ़े थे यानी कन्वेक्शन पढ़े थे, तो उसमें देखते थे कि हवा जो कि ऊपर जाती है वो जब गर्म होगी उतना ही ऊपर बढ़ती चली जाएगी। तो इक्वेटर पे ज़्यादा गर्म होती है इसलिए ज़्यादा ऊंचे ऊपर तक जाती है, और पोल पे कम गर्म होती है यानी थोड़ा ठंडी होती है तो ये थोड़ा नीचे ही रहती है। इसीलिए ये अंतर है, यानी पोल पे 6 से 8 किलोमीटर तक है ट्रोपोस्फेयर और इक्वेटर पे 16 से 18 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर फैला हुआ है। ट्रोपोस्फेयर को क्षोभ मंडल भी बोलते हैं। क्षोभ का मतलब होता है टर्बुलेंस, यानी यहाँ पर जितनी भी क्लाइमेटिक एक्टिविटीज़ हैं वो सब यहाँ पर होती हैं। मतलब जो भी बादल बनेंगे इसी मंडल में बनेंगे, ओस पड़ेगा, पाला गिरेंगे, वर्षा होगी, बादल गरजेंगे, बिजली चमकेगी, ये सब इसी लेयर में होगा। और जितने भी तूफान या आंधी ये सब आते हैं, जैसे हमारे साइक्लोन हो गए और हरिकेन, ये सब इसी लेयर से ही होते हैं। यानी वेदर रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होती हैं वो सब क्षोभ मंडल में होती हैं। तो ये बहुत ही बिजी
जोन भी आप इसे बोल सकते हैं। और इस लेयर की सबसे खास बात यह है कि 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। कब? जब हम लोग 165 मीटर ऊपर चले जाएंगे, यानी इस लेयर में ऊपर जाने से टेम्परेचर कम होता जाएगा। इसीलिए पर्वतों या माउंटेन्स पर हमें ज़्यादा ठंडी लगती है, क्योंकि वो सब काफ़ी हाइट पे होते हैं। और इस जो टेम्परेचर कम हो रहा है इसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, जिसे सामान्य ताप दर भी बोला जाता है। यानी अगर हम लोग 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। फिर हमारी दूसरी लेयर आती है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे समताप मंडल बोलते हैं। इसके नाम से ही क्लियर है कि इसमें टेम्परेचर समान रहेगा। यानी ट्रोपोस्फेयर में तो ऊपर जाने पर टेम्परेचर घटता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें ऊपर जाएंगे तब भी टेम्परेचर सेम रहेगा। इसीलिए इसे स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल बोला जाता है। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर ओजोन पाई जाती है। तो ओजोन जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है और यहाँ के पूरे टेम्परेचर को बराबर रखती है, तो इसीलिए इसे समताप मंडल बोला जाता है। और इसीलिए इसे ओजोनोस्फेयर भी बोला जाता है। यानी स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन पाई जाती है उसे ओजोनोस्फेयर भी बोला जाता है। अच्छा, ओजोन हमारे ट्रोपोस्फेयर में भी पाई जाती है, लेकिन ट्रोपोस्फेयर वाली ओजोन हार्मफुल होती है, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर वाली ओजोन हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। क्योंकि जो यूवी रेज़ आती हैं सन से, जो भी मतलब रेज़ निकलती हैं, उनमें एक हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज़ भी आती हैं। तो अगर स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन है तब तो उसे वो अब्जॉर्ब कर लेगी और उन्हें नीचे नहीं आने देगी। लेकिन ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन होती है वो अगर सन की रेज़ को ट्रैप करेगी तो उससे टेम्परेचर बढ़ाती है। लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर वाली ओजोन काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो इसीलिए ट्रोपोस्फेयर वाली ओजोन को गुड ओजोन, बैड ओजोन बोलते हैं, और स्ट्रेटोस्फेयर वाली ओजोन को गुड ओजोन भी बोलते हैं। और चूंकि यहाँ पर तापमान या टेम्परेचर एक समान है, तो यहाँ पर कोई भी टर्बुलेंस यानी कोई भी क्षोभ नहीं होता है। तो हमारे एरोप्लेन जो भी उड़ाए जाते हैं वो इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं, इसी लेयर में उड़ाए जाते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक फैला है? ये 6 से 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 50 पूरी तरह एक तरफ समान है, यानी इसमें कोई भी अंतर नहीं है कि पोल पे कितना है और इक्वेटर पे कितना है। तो एरोप्लेन उड़ाने के लिए ये एकदम आइडियल जोन है। फिर धरती से तीसरी लेयर है मेसोस्फेयर, जो कि 50 किलोमीटर से ऊपर है। मेसोस्फेयर को बोलते हैं मध्य मंडल, और ये सबसे ठंडी लेयर होती है एटमॉस्फेयर की। और यहाँ पर टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक भी हो जाता है। इसीलिए जो भी मेटेरॉइड्स आते हैं वहाँ से स्पेस से टूट के या सोलर सिस्टम से टूट के जो भी मेटेरॉइड या मीटियोर्स आते हैं वो इसी लेयर में जलते हैं, जिन्हें बर्निंग या शूटिंग स्टार बोला जाता है। तो अगर मेसोस्फेयर ना हो तो वो सारे मेटेरॉइड नीचे आ जाएंगे, तो जहाँ वो गिरेंगे वो तबाही मचा देंगे। लेकिन मेसोस्फेयर जो कि सबसे ठंडी लेयर होती है, जो एस्टेरॉइड या मेटेरॉइड आते हैं वो गर्म होते हैं, तो घर्षण के कारण वो यहीं पर जल जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। और इस लेयर में भी ऊपर जाने पर टेम्परेचर घटता ही है, लेकिन इस रेट से नहीं घटता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर इतना मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि वेदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं, इसीलिए हम इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और यहाँ पे कितना घट बढ़ रहा है उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। बस इतना पता होना चाहिए कि ये ठंडी होती है या तो गर्म होती है। तो ये सबसे ठंडी लेयर होती है। फिर नीचे से चौथी लेयर है थर्मोस्फेयर, जिसे कहीं कहीं पे आयनोस्फेयर भी बोला जाता है, जो कि 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक स्पेस में फैली हुई है। और थर्मोस्फेयर, थर्मो का मतलब होता है ताप मंडल, थर्मो मतलब होता है ताप, इसीलिए इसे ताप मंडल बोलते हैं। तो ये सबसे हॉटेस्ट लेयर होती है, यानी सबसे गर्म लेयर यही होती है। तो यहीं पर आयंस पाए जाते हैं। जो भी हमारी रेडियो वेव्स होती हैं, यानी जिनसे ब्रॉडकास्टिंग होता है, जो भी चैनल पे जो भी रेडियो चलाया जाता है, हम लोग टीवी में देखते हैं, जो भी सैटेलाइट होती हैं वो यहीं से रेडियो वेव्स को रेडिएट करके धरती पर भेजती हैं। तब जाके हम लोग सैटेलाइट से कनेक्शन बना पाते हैं और तभी जाके हमारा फ़ोन या जो भी, तो यहाँ पर लो फ्रीक्वेंसी की वेव्स निकलती हैं जो कि कम्युनिकेशंस में और सैटेलाइट को इस्टेब्लिश करने में हेल्प करती हैं। फिर चौथी या लेयर के बाद पांचवी लेयर आती है एक्सोस्फेयर, जो कि 400 किलोमीटर के बाद है। यानी 400 किलोमीटर से एक्सोस्फेयर स्टार्ट हो जाता है और यहीं से लगभग स्पेस भी शुरू हो जाता है। तो एक्सोस्फेयर और स्पेस कहाँ पर मिलते हैं या कहाँ पर ख़त्म होते हैं इसका कोई, तो ये था हमारे एटमॉस्फेयर का पूरा स्ट्रक्चर, जो कि 5 लेयर्स में डिवाइड है और हर लेयर का काम अलग अलग है। फिर हम लोग लास्ट में देखते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर के एडवांटेज क्या है, यानी हमारे एटमॉस्फेयर की ज़रूरत क्या है, कि किस वजह से एटमॉस्फेयर या वायुमंडल हमारे लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात है कि सपोर्ट लाइफ, यानी एटमॉस्फेयर के होने की वजह से ही धरती पर लाइफ संभव है, क्योंकि और किसी प्लेनेट पर एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। धरती पर लाइफ इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर पाया जाता है और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसी गैसेस पाई जाती हैं जो कि लाइफ को सपोर्ट करने में हेल्प करती हैं। फिर दूसरा एडवांटेज क्या है कि प्रोटेक्ट लिविंग बीइंग फ्रॉम सन्स अल्ट्रावायलेट रेज। अच्छा, सन से
काफ़ी हार्मफुल रेज भी निकलती हैं, जिसमें अल्ट्रावायलेट भी शामिल होती हैं। और चूंकि एटमॉस्फेयर में ओजोन पाई जाती है, इसीलिए वो ओजोन इन यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है और नीचे नहीं आने देती है, और इससे हमें या लिविंग बीइंग को स्किन कैंसर नहीं होता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ही हार्मफुल होती हैं, बहुत तेज़ी से अटैक करती हैं वो ह्यूमन की स्किन पे। फिर तीसरा है हेल्प इन ब्रॉडकास्टिंग, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ही थर्मोस्फेयर पाया जाता है, जिसे आयनोस्फेयर बोलते हैं, और वहीं पे रेडियो वेव्स और लो मीडियम की फ्रीक्वेंसी वेव्स निकाली जाती हैं, तो वहीं से कम्युनिकेशन और सैटेलाइट्स का भी कनेक्शन अच्छे से हो पाता है। तो जो भी ब्रॉडकास्टिंग होती है, जो भी फ़ोन चलते हैं हमारे पास, टीवी चलती हैं, ये सब एटमॉस्फेयर की वजह से ही पॉसिबल है। फिर चौथा है ओजोन एंड वाटर। भाई वाटर तो नो डाउट की ज़रूरी है ही, क्योंकि पानी के बिना 1 मिनट भी संभव नहीं है किसी भी मानव के लिए। तो ओजोन भी पाया जाता है और वाटर वेपर भी पाया जाता है और वाटर भी पाया जाता है। फिर पांचवा है फ्लाइंग एरोप्लेन्स, यानी एरोप्लेन्स को फ्लाई करने में हेल्प करता है। एरोप्लेन्स चूँकि स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ाई जाती हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है एरोप्लेन्स या जेट फाइटर या फाइटर प्लेन्स को उड़ाने के लिए। फिर आता है बर्न्स मीटियोर्स, जो भी मीटियोर सोलर सिस्टम से टूट के आते हैं वो भी हमारा एटमॉस्फेयर जला देता है, वो भी मेसोस्फेयर में जलाता है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। फिर अगला है ऑल वेदर एक्टिविटीज़, यानी अगर एटमॉस्फेयर की सबसे नीचे वाली लेयर ट्रोपोस्फेयर ना हो, तो जो भी बरसात, आंधी, तूफान, हवा, ये जो भी चलता है ये सब कुछ भी ना हो। तो अगर ये सब कुछ होगा ही नहीं तो ये भी सही नहीं है, यानी ये सब कुछ होना ज़रूरी है। फिर आता है एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, यानी टेम्परेचर भी यहीं पे इसी में पाया जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर पाया जाता है, प्रेशर पाया जाता है, विंड्स चलती हैं, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता भी होती है, क्लाउड बनते हैं यानी बादल बनते हैं, और प्रेसिपिटेशन यानी वर्षा भी होती है। फिर है ग्रीन हाउस गैसेज, तो ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, मीथेन हो गया, वाटर वेपर हो गया, ये सब भी एटमॉस्फेयर में ही पाए जाते हैं। तो यानी इन सब के लिए हमारा एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़रूरी है। इन शॉर्ट ये कहें कि एटमॉस्फेयर के बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। और आजकल पोल्यूशन के चलते ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा पोल्यूशन हम लोग करने लगे हैं कि जो एटमॉस्फेयर की ओजोन वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, और इसी ओजोन के कम होने को बोलते हैं ओजोन डिप्लीशन। तो जितना ही कम होती जाएगी हमारे लिए उतना ही ज़्यादा खतरा बनता जाएगा, क्योंकि अगर ओजोन नहीं होगी तो हमें यूवी रेज से कौन बचाएगा। तो इसीलिए हमें सजग भी रहना होगा, पोल्यूशन कम करना होगा और पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना होगा, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन्स भी आगे अच्छे से जिंदा रह सकें और अच्छे से खुले में सांस ले सकें। तो इसी के साथ हमारा वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।